तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्राइम सीन हुआ है। यहाँ दो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया है और पुलिस वहाँ पहुँचती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो इस पूरे घर की छानबीन करती है और इस क्राइम की असली वजह ढूंढने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर को एक अनजान लड़की का शव मिलता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाकर उसे दिखाता है। जब वो सीनियर ऑफिसर उसे देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। दोस्तों इस लड़की का शव पूरी तरह से ज़मीन में गड़ा हुआ था और इस लड़की की बॉडी बिल्कुल क्लीन थी, मतलब कि इसकी बॉडी पे कोई भी चोट के निशान नहीं होते। पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर से पूछता है कि क्या हमें इसके पास कोई आइडेंटिटी मिली है जिससे हम इसका पता लगा सकें। तो ऑफिसर बोलता है कि हमें नहीं पता है। तो ऑफिसर कहता है कि हम इसे जेन डो के नाम से बुलाएंगे, मतलब उसने उस अनजान लड़की का नाम रख दिया है जेन डो। इसके बाद वो लोग जेन को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑटोप्सी रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हम दो लोग को एक बॉडी पर काम कर रहे होते देखते हैं, जिनके नाम होते हैं ऑस्टिन और टॉमी। ये दोनों रिश्ते में बाप बेटे होते हैं और ये दोनों काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं इसी चीज़ में। ये एक जली हुई बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं और टॉमी अपने बेटे को हर चीज़ के बारे में बताता है ताकि वो अच्छे से हर चीज़ को सीख सके। ऑस्टिन उस बॉडी की फ़ोटोज़ वगैरह लेता है और उस ऑटोप्सी को एक कैमरे में रिकॉर्ड करता है। इसके बाद टॉमी कहता है कि तुम यहीं पर रहो और मैं थोड़ी देर के लिए नैप लेके वापस आता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और ऑस्टिन कामों में बिजी रहता है और वो उस बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रख देता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो उसे वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि अचानक से उसे डरा देती है। यहाँ ऑस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड डेट पर जाने वाले थे, इसलिए वो यहाँ पर उसे लेने के लिए आई थी। अब उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एमा होता है, तो एमा एक लाश को देखने की जिद करने लगती है और फिर तभी वहाँ पर टॉमी भी आ जाता है। वो ऑस्टिन से कहता है कि कोई एक बॉडी को चूज़ कर लो और उसे एमा को दिखा दो। तो ऑस्टिन एक डेस्क खोलता है और उसमें एक बॉडी निकालता है। उसकी गर्लफ्रेंड जब उस बॉडी को देखती है वो बहुत ही अजीब फील करती है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एमा कहती है कि वो दूसरी बॉडी देखना चाहती है और दूसरी बॉडी देखने पर उसके पैरों में एक घंटी बंधी होती है। तो ये देखकर एमा उसे पूछती है कि ऐसा क्यों है। टॉमी उसे कहता है कि पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं चलता था कि इंसान असल में मर चुका है या फिर अभी भी वो कोमा में है, इसलिए वो उनके पैर में घंटी बांध देते थे ताकि अगर वो ज़िंदा हो जाए तो उन घंटी को वो हिलाकर बता दें कि वो अभी भी ज़िंदा है और इससे उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन आजकल लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते क्योंकि आजकल इतने आधुनिक मशीन आ गई है और वो खुद पता लगा लेती है कि इंसान ज़िंदा है या फिर मर चुका है। दोस्तों यहाँ पर टॉमी पुराने ज़माने का था, इसलिए वो आज भी इस रिवाज को फॉलो करता था। अब इसके बाद ऑस्टिन और एमा डेट पर जाने लगते हैं और तभी शेरिफ जेन की बॉडी लेकर इनके पास आता है। वो बोलता है कि हमें कल तक इसकी रिपोर्ट चाहिए क्योंकि हमें मीडिया में इसके बारे में बताना है। और ये सुन के ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि हम 11 बजे के बाद डेट पर जाएंगे, अभी मुझे अपने डैड की मदद करनी होगी। उसकी गर्लफ्रेंड भी मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब दोनों बाप और बेटे जेन की बॉडी की ऑटोप्सी के लिए रेडी करते हैं और ऑस्टिन कैमरे से उसकी कुछ फ़ोटोज़ निकालता है हर एंगल से और फिर ब्लैक बोर्ड पे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने लग जाता है। टॉमी जेन को देखता है तो काफ़ी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पे एक भी निशान नहीं थे। लेकिन जब वो थोड़ा और गहराई में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों पैर की हड्डियां टूटी हैं और उसकी जीभ भी किसी ने काट दी है। उसके मुंह का एक दांत भी टूटा हुआ है। ऑस्टिन उसकी दोबारा कुछ फ़ोटोज़ लेता है, लेकिन तभी जेन की नाक से एक मक्खी बाहर निकलती है और वो ये देख के थोड़ा अजीब महसूस करता है। वेल वो मक्खी तो उड़ जाती है लेकिन उसके नाक से खून बाहर आने लगता है। जब टॉमी उसके पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जेन के मुंह में कुछ अटका हुआ है। जब वो एक टूल की मदद से उसे निकालता है और उसे माइक्रोस्कोप से चेक करता है तो उसे पता लगता है कि वो एक रस्सी का छोटा सा टुकड़ा है। वो फ़ौरन ही टॉमी को उसे लैब भेजने को बोलता है। इसके बाद टॉमी ऑस्टिन से कहता है कि हमें लंग्स और हार्ट को चेक करना होगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि इसकी मौत कैसे हुई है। तुम जल्दी से तैयारी करो। और फिर टॉमी अपने सर्जिकल चाकू से उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर लाइट फ्लिकर होती है और रेडियो पर एक गाना बजने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जेन नहीं चाहती कि उसकी बॉडी को कोई काटे। अब रेडियो पर एक गाना बज रहा होता है जिसके लिरिक्स होते हैं ओपन योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन बिगिन। अब रेडियो बार बार इस गाने में आके अटक जाता है, लेकिन ये दोनों इस बात को इग्नोर करके जेन को काटना चालू कर देते हैं। टॉमी जेन की बॉडी को पूरी तरह से काट देता है, पूरी तरह से खोल देता है। वो जेन की आंखें देखता है जो कि पूरी तरह से ग्रे होती है और ऐसा तब होता है जब इंसान की मौत 1 साल या फिर उससे पहले हुई हो। लेकिन दोस्तों जेन की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत कुछ ही घंटे पहले हुई है क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश थी।
यहाँ पर टॉमी एक अजीब सी चीज़ देखता है। वो देखता है कि जेन के लंग्स और काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स बहुत ही बुरी तरह से जले हुए हैं। मतलब इनको पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जलाया गया है, लेकिन जेन की बॉडी पूरी तरह से बाहर से फिट होती है, हेल्दी होती है। यहाँ पर दोस्तों इनको समझ नहीं आता क्योंकि जेन की एक तरफ हड्डियाँ भी टूटी होती है, मतलब किसी ने उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाई है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं है और वो अंदर से इतनी बुरी तरह से मर चुकी है। अब इनको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। तभी ऑस्टिन को कॉरिडोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसकी बिल्ली एयर डक्ट में मरी हुई पड़ी होती है और टॉमी भी अपनी बिल्ली को मरा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जेन के स्टमक को खोलेंगे ताकि उन्हें और कुछ जानकारी मिल सके। और टॉमी उसके स्टमक को चीरता है और वो देखता है कि उसके अंदर उसे एक प्लांट मिलता है और उसे बुक में देखने से पता चलता है कि ये एक वीट प्लांट था जो कि इंसानों को पैरालाइज कर सकता है। और जब उसके इंटेस्टाइन के अंदर वो चेक करता है तो वहाँ पर दोस्तों उसे एक कपड़ा मिलता है और उसे खोलने पर उस पर एक साइन बना होता है और रोमन में कुछ लिखा होता है। वेल ये किसी तरह का रिलीजियस कपड़ा होता है और वो देखता है कि उस कपड़े के अंदर जेन के टूटे हुए दांत भी होते हैं। अब ऑस्टिन नोटिस करता है कि रेडियो फिर से ऑन हो गया है और अपना स्टेशन वो बार बार चेंज कर रहा है। भी टॉमी को जेन की स्किन पे कुछ दिखता है और जब वो लोग उसकी स्किन को बॉडी से अलग करते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों पूरी स्किन पे वही सिंबल बने हुए थे जो कि उस कपड़े में बना था। लेकिन कोई किसी की अंदरूनी स्किन में ऐसे कैसे सिंबल बना सकता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। अब ये सब वो देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लाइट टूट जाती है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वो जल्दी से अपने बैकअप लाइट ऑन करते हैं और वो देखते हैं कि जेन की लाश को छोड़कर वहाँ पे सारी लाशें गायब हो गई है और सारे रेफ्रिजरेटर के डोर खुले हुए थे। अब ये सब देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और घर से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों लिफ्ट यहाँ पर काम नहीं कर रही होती है और स्टेयर्स के ऊपर एक पेड़ गिर चुका था जिसकी वजह से सीढ़ियाँ जाम हो चुकी थी। ये दोनों फैसला करते हैं कि वो शेरिफ को फ़ोन करेंगे और यहाँ आने को कहेंगे, लेकिन फ़ोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश और तूफान आई था। तभी ऑस्टिन की नज़र डोर पर पड़ती है। वो देखता है कि बाहर से कोई परछाई आ रही है और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चल रहा हो। और तभी कोई गेट पीटने लगता है, लेकिन ये लोग जल्दी से गेट पे एक बॉक्स लगा देते हैं और फिर टॉमी देखता है कि उसके हाथ पे एक कट लगा हुआ है। वो उसे वॉश करने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक अनजान शक्ति उसे गेट खींच लेती है और गेट को बंद कर देती है। वो देखता है कि उसके डैड एक कोने में पड़े हुए हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि जेन की बॉडी में ज़रूर कोई भूत का साया है या फिर कुछ काला जादू उसके साथ किया गया है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। वो दोनों वहाँ से भागते हुए ऑटोप्सी रूम में दोबारा आते हैं और वो उस रूम में पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी उस रूम का गेट बंद हो जाता है। जब ऑस्टिन उस गेट को कुल्हाड़ी से तोड़कर बाहर देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि बाहर दोस्तों वही बॉडी खड़ी होती है जिसका इन्होंने पोस्टमार्टम किया था। ये देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो जेन की बॉडी को जला देंगे। वो उसकी पूरी बॉडी को तेल फेंक कर जला देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो आग पूरे कमरे में पकड़ लेती है, सारी चीज़ें जलने लगती है। तो ये दोनों देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझाने लगते हैं। लेकिन इतनी आग के बावजूद भी जेन की बॉडी को ज़रा भी खरोच नहीं आई थी। ये देख के वो दोनों वहाँ से लिफ्ट की तरफ भागना चालू कर देते हैं क्योंकि लिफ्ट की लाइट अब वापस आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ ऑस्टिन को एक परछाई दिखती है। वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर घुसता है। वो परछाई करीब आती है तो टॉमी ऑस्टिन के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उस परछाई पे मार देता है। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर जाके चेक करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड की लाश वहाँ पर उसे दिखती है। मतलब वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमा की थी जो कि उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। कर ये दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं और टॉमी उसे माफ़ी मांगता है। वो उसे लिफ्ट में बैठने को कहता है और लिफ्ट के अंदर बैठकर टॉमी ऑस्टिन से कहता है कि हमें जेन के बारे में और जानना होगा, तभी हम उसे रोक पाएंगे, वरना वो हमें मार देगी। अब वो दोनों फिर से ऑटोप्सी रूम में जाते हैं जहाँ पे टॉमी अब जेन का दिमाग को अलग करता है और वो देखता है कि जेन की ब्रेन सेल अभी भी ज़िंदा है। मतलब जेन की बॉडी अभी भी ज़िंदा होती है। इस वजह से इन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि जेन के मरने का क्या कारण है। अब ऑस्टिन उस कपड़े को भी देखता है माइक्रोस्कोप से जो कि एना के पेट में मिला था। जब वो उसे करीब से देखता है तो उसे लेविटिकस 20 उस पर लिखा हुआ मिलता है जो कि बाइबल का एक चैप्टर था जिसमें चुड़ैलों को मारने का तरीका लिखा हुआ था। टॉमी जब ये देखता है तो ऑस्टिन को बताता है कि 1693 में नॉर्थ इंग्लैंड में कुछ मासूम लड़कियों को चुड़ैल समझ के उनको अजीब तरह से मार दिया जाता था
और जेन भी उन लड़कियों में से थी। मतलब ये बॉडी अभी की नहीं बल्कि 1693 की है और जेन 1693 से अब तक ज़िंदा है। वो अपनी तकलीफ़ों का बदला लेने के लिए वापस आई है, इसलिए वो अब चुड़ैल में बदल चुकी है। हमने जो भी जेन के साथ किया है अब तक वो हर चीज़ को महसूस कर सकती थी। जो भी हमने उसके साथ उसकी बॉडी को काटा है वो हर चीज़ को फील कर सकती थी, इसलिए अब वो उसका बदला हमसे ले रही है। जो भी इसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगी। अब टॉमी को समझ आ जाता है कि जेन उन्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो जेन के पास जाकर बोलते हैं कि वो उनकी जान ले ले लेकिन उसके बेटे को ज़िंदा छोड़ दे। बोलते ही उनकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ने लगती है और हाथ और पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। जैसे जैसे टॉमी को दर्द हो रहा था जेन की बॉडी पूरी तरह से ठीक होने लगती है। अब टॉमी अपने बेटे से कहते हैं कि उन्हें मार दे क्योंकि ये दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ना चाहते हुए भी ऑस्टिन को उन्हें मारना पड़ता है और उनके मरते ही दोस्तों जेन की कटी हुई बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। ऑस्टिन को शेरिफ की आवाज़ सुनाई देती है और वो गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरह से जाम होता है, इसलिए वो उसे खोल नहीं पाता और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो नीचे देखता है तो नीचे कुछ भी नहीं होता और जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ता है वहाँ उसके डैड की बॉडी खड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसका पैर फिसल जाता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब अगले दिन जब पुलिस यहाँ पर आती है तो वो देखती है कि 3 लोग यहाँ पर मरे हुए हैं लेकिन जेन की बॉडी अभी भी वैसे ही बिल्कुल क्लीन है जैसे कि पहले थी। और ये जो क्राइम सीन होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये देखकर ऑफिसर कहता है कि इस बॉडी को दूसरी जगह पर जल्दी से भेज दो ऑटोप्सी के लिए और फिर एक एम्बुलेंस से उस बॉडी को दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेन की पैर की उंगली हिलती है, मतलब वो अभी भी जिंदा है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।